Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. ये आज की पहली न्यूज़ है इंडियन इकोनॉमी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा रिलीज किया गया इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड एस्टिमेट डेटा। सिलेबस के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ रिलेटेड है GS2 के टॉपिक इंडियन इकोनॉमी से। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने NSO ने जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का एक अटैच्ड ऑफिस है, उसने इस फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी ग्रोथ रेट को एस्टिमेट किया था 7.2%। ये एस्टिमेट कुछ समय पहले किया गया था। तो अब एक बार फिर से रिवाइज्ड प्रेडिक्शंस में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में रहेगी 7.3% पर। यह बात हो रही है इंडिया की रियल जीडीपी की। अब रियल जीडीपी क्या होता है इसके बारे में वील टॉक शॉर्टली। और ये प्रेडिक्शंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई इसी चीज की प्रेडिक्शन से ज्यादा है। आरबीआई ने इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ को प्रेडिक्ट किया था 7% पर इस साल के लिए। इस साल के फर्स्ट हाफ में यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में ये ग्रोथ रेट थी 7.7% पर। और एनएसओ के प्रेडिक्शंस के हिसाब से इस साल के सेकेंड हाफ में ग्रोथ रेट रहेगी 6.9 से लेके 7% के बीच में। और ऑन एवरेज एज वी हैव सेड इस फाइनेंशियल ईयर में रियल जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी 7.3% पर। इस साल होने वाले ग्रॉस वैल्यू एडेड को लेकर एनएसओ ने प्रेडिक्ट किया है कि जीवीए इस साल 6.9% रहेगा। ये इससे पहले की गई 7% प्रेडिक्शन से कम था। और इस साल के नॉमिनल जीडीपी को प्रेडिक्ट किया है कि वो रहेगा 8.9% पर, जो कि इस साल के बजट में किए गए एस्टिमेट 10.5% से कम है। पिछले साल जहां फार्म सेक्टर में जीवीए ग्रोथ रेट 4% थी, वो इस साल 8.8% है, जिसकी वजह से जीवीए ग्रोथ रेट इस साल कम रहेगी। ट्रेड सेक्टर में, होटल सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, कम्युनिकेशन सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में भी जीवीए की कंट्रीब्यूशन कम हुई है। और इसकी वजह से प्रेडिक्टेड है कि इंडिया के फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है, जो इस साल गवर्नमेंट की सेट की गई 5.9% के लिमिट से ज्यादा होगा। अब जो भी होता है वो पता चलेगा वंस दिस फाइनेंशियल ईयर इज ओवर। ये केवल प्रेडिक्शंस हैं। तो ऐसी प्रेडिक्शंस क्यों की जाती हैं? ताकि पॉलिसी मेकर्स को फ्यूचर का एक इससे हिंट मिले। जो भी बिजनेस कम्युनिटी है उसको भी इन प्रेडिक्शन से हिंट मिले कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग मंथ्स। और जो बाकी सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए इन प्रेडिक्शंस को किया जाता है। अब बात करते हैं इस न्यूज़ इवेंट में मेंशन किए गए एक मेजर टॉपिक की, जो आपकी इकोनॉमी प्रिपरेशन का एक फंडामेंटल टॉपिक है कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस है। तो दोनों ही जीडीपी के एक मेजर होते हैं, जीडीपी की एक माप होते हैं। ब्रीफली अगर बात की जाए तो नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन के कोई चेंजेस को अकाउंट नहीं किया जाता और रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया जाता है। Nominal GDP represents the total value of all goods and services produced within a country borders during a specific time period without adjusting for inflation। अब ये यहां पर कीवर्ड है, मतलब जीडीपी कैलकुलेशन करते समय उस मेजर में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में इन्फ्लेशन को नहीं इंक्लूड किया जाता। इस तरीके से कैलकुलेट किए गए जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है। इसको कैलकुलेट किया जाता है करंट मार्केट प्राइसेस पे। मतलब अगर आज एक प्रोडक्ट महंगा है तो उसके महंगे प्राइस को ही जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। इससे कंट्री की इकोनॉमिक आउटपुट का एक रफ आइडिया मिलता है, पर इस कैलकुलेशन में ओवर द पीरियड हुए प्राइस चेंजेस को इंक्लूड नहीं किया जाता। अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में हम बात करते हैं रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी भी एक कंट्री में प्रोड्यूस हुए सभी गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, पर वो इस कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन को इंक्लूड करता है। मतलब अगर एक समय पहले एक प्रोडक्ट 100 रुपए का था और आज लगभग 4 साल बाद उसका प्राइस 100 से बढ़कर 130 रुपए हो गया है जस्ट ड्यू टू इन्फ्लेशन। एक सेम प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, बट इन्फ्लेशन की वजह से उसका प्राइस चेंज हो गया है। तो रियल जीडीपी की कैलकुलेशन में उसके प्राइस को 130 नहीं काउंट किया जाएगा, उसके प्राइस को कंसीडर किया जाएगा 100 रुपए ही। It is calculated by using constant base year prices to eliminate the effects of inflation।
और ये इकोनॉमी की परफॉर्मेंस का और एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है. इट इज अ मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इकोनॉमीज एक्चुअल प्रोडक्शन चेंजेस ओवर टाइम. इट प्रोवाइड्स अ क्लियरर पिक्चर. इससे क्लियर पिक्चर मिलती है. मतलब क्योंकि इस कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन का कोई इंपैक्ट नहीं होता सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो इससे हम वाकई में पता लगा सकते हैं कि ये कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू प्रोडक्शन में सही में चेंजेस हुए हैं, वो सही में बढ़े हैं या नहीं. इससे क्लियर आइडिया मिलता है वेदर द इंक्रीज इन द नॉमिनल जीडीपी इज ड्यू टू एक्चुअल प्रोडक्शन ग्रोथ और जस्ट अ रिजल्ट ऑफ प्राइस इंक्रीजेस, कि क्या वो सिर्फ प्राइस इंक्रीज की वजह से तो नहीं हमें लग रहा कि जीडीपी में ग्रोथ हुई है. ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमी का. इसकी डिटेल्स नोट्स में भी प्रेजेंट है. नोट्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इनको एक्सेस कर लें. दे विल हेल्प यू. अब हम इसी न्यूज इवेंट में बात किए गए एक और टॉपिक की बात करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड की, कि ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है. तो अगर फॉर्मूला से समझाया जाए तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, पहले तो आप इसके नाम को समझिए. वैल्यू एडेड कि क्या वैल्यू एडिशन हुई है इकोनॉमी में, क्या वैल्यू ऐड हुई है. और ग्रॉस यानी कि ये ग्रॉस है, नेट नहीं है. अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हटाई जा सकती हैं और हटाई जानी है. तो ग्रॉस वैल्यू एडेड की कैलकुलेशन होती है आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ग्रॉस वैल्यू एडेड इज अ मेजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन एरिया, इंडस्ट्री और अ सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी. अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं. मान लीजिए कि एक बेकरी है, एक बेकर है जो केक बनाता है और उसको बेचता है 400 रुपए का पर केक, जो उसकी आउटपुट है. तो उसको वो केक प्रिपेयर करने में जो जो गुड्स की रिक्वायरमेंट थी, जो जो गुड्स उस केक को बनाने में लगी, जैसे कि आटा, एग्स, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उसका कॉस्ट बेकर को पड़ा 100 रुपए, जिसको बोला जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो ग्रॉस वैल्यू एडेड को अगर कैलकुलेट किया जाए कि इकोनॉमी में उससे क्या ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुई है, तो उसकी कैलकुलेशन होगी 400 रुपए में से 100 रुपए की इंटरमीडिएट कंजम्पशन को डिडक्ट कर देना, और बेकर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन है 300 रुपए. अब ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या रिलेशन है? ये दोनों ही एक इकोनॉमी में आउटपुट को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं. जीडीपी इज इक्वल टू, जीडीपी होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. यानी कि जीडीपी होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड पर टैक्सेस का एडिशन और सब्सिडीज, अगर गवर्नमेंट या किसी और एजेंसी ने कोई सब्सिडी दी है तो उसका रिडक्शन. जीवीए जनरली एक सेक्टर से रिलेटेड होता है, जीवीए इज सेक्टर स्पेसिफिक, और जीडीपी एक लार्जर कैलकुलेशन है, वो नेशन बेसिस पे होती है, इकोनॉमी वाइड होती है. जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय समेशन ऑफ जीवीए ऑफ ऑल सेक्टर्स, मतलब सेक्टर वाइज, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की क्या जीवीए है, माइनिंग इंडस्ट्री की क्या जीवीए है, एमएसएमईज की क्या जीवीए है, सर्विसेज सेक्टर की क्या जीवीए है. इस सब को ऐड किया जाता है और उसके बाद इनमें टैक्सेस को भी ऐड किया जाता है और सब्सिडीज को डिड्यूस किया जाता है, घटाया जाता है. उससे हमें जीडीपी मिलती है. While GVA gives a picture of state's economic activity from the producer side, मतलब GVA जनरली एक वो इंडिकेटर है जिससे प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव मिलता है, और GDP कंपैरिजन टू GVA gives the pictures from the consumer और डिमांड साइड. इसकी डिटेल्स नोट्स में भी प्रेजेंट है, आप वहां से इसको पढ़ लें, वहां से कॉपी करके इनको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें. फ्रेंड्स, ये आज की दूसरी न्यूज है और ये रिलेटेड है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से, और कहीं कहीं पर फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से भी. इसका कॉन्टेक्स्ट है अरेबियन सी में हुए कुछ अटैक्स. तो इस न्यूज की बात करने से पहले इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं ब्रीफली. आपको पता है कि रेड सी और अरेबियन सी एरिया में, मतलब इंडिया के वेस्ट में फिलहाल यमन बेस्ड हूथीज अटैक कर रहे हैं. वो अटैक्स कर रहे हैं क्योंकि वो हमास को सपोर्ट करते हैं, पर उनके अटैक्स की वजह से पूरा इंटरनेशनल शिपिंग नेटवर्क इस समय डिसरप्टेड है. यूनाइटेड स्टेट्स ने भी और बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर एक अलायंस को बनाया है इन पायरेट अटैक से डील करने के लिए. तो ये न्यूज अब उसी के कॉन्टेक्स्ट में है. तो नॉर्दर्न अरेबियन सी में, इंडिया के वेस्ट में लोकेटेड नॉर्दर्न अरेबियन सी में पायरेट्स ने एक शिप को हाईजैक करने की कोशिश की थी. इंडियन नेवी के मरीन कमांडोस, जिनको मार्कोस से जाना जाता है, उन्होंने इस अटैक को सक्सेसफुली रोक दिया
उस शिप में प्रेजेंट सभी 21 क्रू मेंबर्स को सेफली इवैक्यूएट भी कर लिया और किसी व्यक्ति को किसी तरीके की कोई हानि नहीं हुई। इस शिप जिसका नाम है लीला नॉरफॉक, अब ये नाम एग्जाम की पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। इस शिप ने अपने ऊपर अटैक होते समय एक डिस्ट्रेस मैसेज को भेजा, मतलब एक हेल्प के मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया। इंडियन नेवी को वो सिग्नल मिला और फिर इंडियन नेवी ने अपने वॉरशिप INS चेन्नई को इस सिचुएशन से डील करने के लिए डिप्लॉय किया। द नेवल डिस्ट्रॉयर वॉज डाइवर्टेड टू प्रोवाइड सपोर्ट। अब ये एक स्पेसिफिक इवेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पूरी सीरीज ऑफ इवेंट गिवन हाउ सिचुएशन इज हैपनिंग इन द रेड सी एंड द अरेबियन सी, ये इंपॉर्टेंट है। और इन इवेंट्स पर हम पहले बात भी कर चुके हैं और एक एडिटोरियल को भी कवर कर चुके हैं। आई होप ये लार्जर इवेंट जिसमें इंक्लूडेड है हूथी मिलिटेंट्स, यूनाइटेड स्टेट्स की अलायंस, इंडिया का रिस्पॉन्स, ये सब आपके नोट्स का पार्ट है और नोट्स के साथ साथ आपके माइंड में भी है। ये नेक्स्ट न्यूज है और ये रिलेटेड है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। ये एक स्टेट बेस्ड न्यूज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल वी आर कवरिंग इट। तो सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के एक डिसीजन को लेकर जजमेंट दी जाती है। तो उस ओरिजिनल जजमेंट, मद्रास हाई कोर्ट के उस ओरिजिनल जजमेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या था उसकी बात करते हैं। तो तमिलनाडु के एक कैबिनेट मिनिस्टर वी सेंथी बालाजी कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसकी वजह से उन पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। तो क्योंकि इन पर ये इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ये अभी अपना तमिलनाडु के गवर्नमेंट में कोई पोर्टफोलियो नहीं संभाल रहे हैं, बट स्टिल ही इज अ मिनिस्टर विदाउट अ पोर्टफोलियो। मतलब ये मिनिस्टर तो हैं, पर कोई इनके पास पोर्टफोलियो नहीं है। जैसे कि ना तो ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ना ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ना ये लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर हैं वगैरह, बट स्टिल ही इज अ मिनिस्टर इन द तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो इस एक्ट को लेकर तमिलनाडु में एक कंट्रोवर्सी थी कि इनके पास कोई पोर्टफोलियो तो नहीं है, फिर भी ये मिनिस्टर हैं, फिर इनको इतने सारे पर्क्स क्यों दिए जाएं जब ये कोई काम ही नहीं करते। तो इसको लेकर मद्रास के हाई कोर्ट में एक पिटीशन की गई थी और मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि ये तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन की मर्जी है कि वो किसी व्यक्ति को अपने गवर्नमेंट में रखना चाहे या नहीं। बिना पोर्टफोलियो के रखना चाहे तो भी वो उनकी मर्जी है और ना रखना चाहे तो भी वो उनकी मर्जी है। अब सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस जजमेंट की पिटीशन की गई और सुप्रीम कोर्ट में अब बोला गया है कि मद्रास हाई कोर्ट का यह डिसीजन बिल्कुल सही है और हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इस सिचुएशन में पूरी मर्जी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की है और हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हाई कोर्ट में जब इसमें जजमेंट दी गई थी तब ये बोला गया था कि हैविंग अ मिनिस्टर विदाउट अ पोर्टफोलियो इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेवर्सी। मतलब ये लीगल तो है बट ये ठीक नहीं है। दिस इज नॉट अ राइट स्टेप, दिस इज नॉट अ गुड स्टेप, दिस इज नॉट अ वेरी मोरल स्टेप, दिस इज अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी, गुड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, एज वी हैव सेड मल्टीपल टाइम्स, इस सिचुएशन में इंटरफेयर करने से मना कर दिया है और गवर्नर के रोल को लेकर बोला है कि गवर्नर के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो अपनी मर्जी से स्टेट के किसी गवर्नर को डिसमिस कर दे। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है जुडिशरी से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। हालांकि ये कोई एक बड़ा इवेंट नहीं है, बट दिस इज समथिंग जिसकी आपको एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं पहले भी एम्फसाइज कर चुका हूं कि एग्जाम की प्रिपरेशन में आप सिर्फ उन्हीं न्यूज पर नहीं ध्यान देंगे जिनको लेकर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी वो प्रिपरेशन रोबस्ट नहीं होगी, वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगी, आपके कंसेप्ट्स वीक होंगे। दिस इज द शॉर्टकट विच यू शुड अवॉइड। आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सभी रिलेटेड टॉपिक को पढ़ना चाहिए सो दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज फाउंडेशन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यूज। सिलेबस के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज रिलेटेड है GS2 के टॉपिक सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज से। तो दिल्ली हाई कोर्ट में एक जजमेंट दी गई है, जिस जजमेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस को लेकर बोला गया है कि अभी जब ये प्रोसेस कोई टाइम बाउंड नहीं है, मतलब अगर कोई पेशेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन चाहता है तो एप्लीकेशन के बाद उसको कोई श्योरिटी नहीं है कि कितने समय बाद उसको जवाब मिलेगा, हाँ या ना, कोई भी बेशक। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में बोला गया है कि इस पूरे प्रोसेस में 6 से 8 हफ्तों से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने हेल्थ मिनिस्ट्री को ऑर्डर दिए हैं कि हर एक स्टेज के लिए स्पेसिफिक टाइमलाइन होनी चाहिए
दिल्ली हाई कोर्ट में बोला जाता है कि इस सिचुएशन में अगर डिले होती है तो उनके लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं क्यों। इस पूरे जजमेंट की कोशिश है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग और टाइम बाउंड बनाया जा सके। द जजमेंट सेज दैट देयर इज अ नीड टू प्रिवेंट डिलेज दैट कुड जेपरडाइज द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स अवेटिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। अब ये एक माइनर न्यूज है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज भी एक माइनर न्यूज है, इसकी बात करते हैं। सिलेबस के पर्सपेक्टिव से ये रफली रिलेटेड है GS1 के टॉपिक जियोग्राफी से। तो तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में अभी कुछ समय पहले फ्लड्स आई थी, जिसके बाद वहां का वाटर लेवल चेंज हो गया है। और जब वहां का वाटर लेवल चेंज हुआ, वहां पे जब रिवर बेड ड्राई हुआ, जहां पर पहले पानी बहता था, वो पानी जब वहां से हट गया, द रिवर बेड ड्राइड। तो रिवर बेड ड्राई होने के बाद वहां पर कुछ पेलियोलिथिक क्वाड साइज टूल्स की डिस्कवरी हुई है। अब पेलियोलिथिक पीरियड क्या है उसकी भी हम बात करते हैं। तो ये जो टूल्स आइडेंटिफाई किए हैं विच यू कैन सी इन दिस इमेज, ये देखिए, ये कोई नेचुरल स्टोन नहीं है बट पेलियोलिथिक पीरियड में बनाया गया एक टूल है। तो ये टूल, तो मिले गए टूल को आइडेंटिफाई किया है एज अ हैंड एक्स, जिसकी लेंथ रफली 15.5 सेंटीमीटर है, विड्थ रफली 11 सेंटीमीटर है और थिकनेस रफली 5.5 सेंटीमीटर है। और इन पेलियंटोलॉजिस्ट का कहना है कि ये बिलोंग करता है लोअर पेलियोलिथिक पीरियड से, विच एग्जिस्टेड रफली 3 मिलियन ईयर्स अगो, रफली 30 लाख साल पहले। और इससे इस पीरियड में प्रेजेंट इस पेलियोलिथिक सेटलमेंट का आइडिया मिलता है। अब पेलियोलिथिक पीरियड क्या है उसकी हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, आपको सभी पीरियड्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि पेलियोलिथिक पीरियड क्या है, मीसोलिथिक पीरियड क्या है, नियोलिथिक पीरियड क्या है, और इन पीरियड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों ये क्या अलग था एक पीरियड में दूसरे पीरियड से जो उसको एक नया नाम दिया गया। अभी हम बात करते हैं पेलियोलिथिक पीरियड की ब्रीफ में। फ्रेंड्स, अभी एडिशन को छोटा रखने के लिए, इसकी लेंथ को लिमिटेड रखने के लिए हम इस टॉपिक पर ब्रीफ में बात करेंगे, पर नोट्स में इस टॉपिक पर डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, आप वहां से जरूर इसको रेफर कर लें। तो पेलियोलिथिक पीरियड एग्जिस्ट करता था 25 लाख साल पहले से लेकर 10,000 BC तक। इस पीरियड में सोसाइटीज नोमैडिक हंटर गैदरर होती थी। मतलब नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करने वाले हंटर गैदरर सोसाइटीज। हंटर गैदरर मतलब उनका सस्टेनेंस का तरीका, उनका अपना पेट भरने का तरीका हंटिंग और गैदरिंग था। उस पीरियड में एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस नहीं किया जाता था। जिस पीरियड में एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता था वो दूसरा पीरियड है, उसको रेफर किया जाता है नियोलिथिक पीरियड के नाम से। पेलियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर एग्जिस्ट नहीं करता था, और करता था तो काफी स्मॉल स्केल पर था। लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर एग्जिस्ट नहीं करता था। इस पीरियड में स्टोन टूल्स होते थे। जिस स्टोन टूल की डिस्कवरी को अभी किया गया है, केव आर्ट बनाए जाते थे, जैसे ये एग्जाम्पल है। और इंडिया के मध्य प्रदेश में भीमभेट का भी इसी पीरियड के आर्ट का एग्जाम्पल है। इसकी और डिटेल्स के लिए आप नोट्स को रेफर कर लें, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नेक्स्ट न्यूज भी एक माइनर न्यूज है, बट दिस इज समथिंग वी आर कवरिंग। इसका कॉन्टेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट में कुछ हुई डेवलपमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट में दी गई जजमेंट से पहले हम इस न्यूज के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। उत्तर प्रदेश ने 18 नवंबर को अपने स्टेट में सभी हलाल ब्रांडेड फूड को बैन कर दिया था। अब ये टॉपिक जब ओरिजिनली 18 नवंबर को हुआ था, तब भी हमने इसको अपने एडिशंस में कवर किया था और इसकी डिटेल्स नोट्स में भी प्रेजेंट है। तो अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लिए गए इस हलाल ब्रांडिंग को बैन करने के स्टेप को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से पूछा है कि वो इन पिटीशंस को लेकर रिस्पॉन्ड करें और सुप्रीम कोर्ट को जवाब दें कि उन्होंने इन हलाल ब्रांडेड फूड पर बैन क्यों लगाया है। उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इन हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को उत्तर प्रदेश में बेचने से वहां पर सोशल एनिमोसिटी बढ़ती है, मतलब समाज में प्रेम भाव कम होता है और लड़ाई बढ़ती है। अब उत्तर प्रदेश के इस क्लेम को ही चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, ये बोलकर कि हलाल ब्रांडेड फूड्स का कम्युनल एनिमिटी से कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो इंडिया की ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस के एक मेंबर जयराम रमेश ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला था कि उनको इलेक्टोरल वोटिंग मशीन EVMs
और वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट्स को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं, जिसको लेकर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात करना चाहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने ओपोजिशन की इन डिमांड्स को डिसमिस कर दिया है। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला है दैट देयर वर नो न्यू असर्शंस और रीजनेबल डाउट्स। मतलब ओपोजिशन ये सभी बातें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले कर चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओपोजिशन के इन सभी क्वेरीज को, इन सभी इश्यूज को टाइम लगाकर रिजॉल्व भी कर चुका है। और इलेक्शन कमीशन बोलता है कि हम दोबारा से अब ऐसा नहीं करेंगे। आप लोगों ने कोई नया डाउट एक्सप्रेस नहीं किया है, आपके पुराने सभी डाउट्स को हम आंसर कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन में बोला जाता है, एज वी हैव सेड, द लेटर डिड नॉट रेज एनी न्यू इश्यूज दैट रिक्वायर्ड एडिशनल क्लैरिफिकेशंस। इलेक्शन कमीशन में ईवीएम्स को लेकर फुल फेथ एक्सप्रेस किया जाता है कि ईवीएम्स बिल्कुल सेफ और सिक्योर है, जिनकी मदद से कोई इलेक्टोरल मिसप्रैक्टिस नहीं हो सकती। और वीवीपैट को लेकर वो बोलते हैं कि वीवीपैट को तो कांग्रेस ने ही इंट्रोड्यूस किया था। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है डीप टेक पॉलिसी। तो डीप टेक क्या होता है, पहले उसकी बात करते हैं। फ्रेंड्स, डीप टेक एक टर्म है जिस टर्म से रेफर किया जाता है एडवांस्ड और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को जो जुड़ी है नई साइंटिफिक डिस्कवरीज से, इंजीनियरिंग इनोवेशन से, और जिनमें काफी टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मटेरियल्स। अब ये सभी टेक्नोलॉजीज जो मेंशन की गई हैं, आप समझें ये सभी अभी पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुई है। फ्रेंड्स, जो एस्पेक्ट नॉर्मल टेक्नोलॉजी को डीप टेक्नोलॉजी से अलग बनाता है वो ये है कि डीप टेक्नोलॉजी जनरली वो टेक्नोलॉजी है जिसमें पोटेंशियल है नई डिस्कवरीज का, चीजों को और चेंज कर देने का। और अगर कोई कंट्री या कोई कंपनी इन डीप टेक में नई इनोवेशन करती है तो उस इन्वेंशन से पोटेंशियली काफी ग्रोथ को अचीव किया जा सकता है, उस कंट्री के द्वारा, उस कंपनी के द्वारा, या पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लेवल पर। तो अब इस न्यूज की बात करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी एक पॉलिसी बना रही है डीप टेक को लेकर। इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश है कि इंडिया में ऐसे स्टार्टअप और कंपनीज को सपोर्ट किया जाए जो इन टेक्नोलॉजीज पर काम करना चाहते हैं। और इसको लेकर गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना रही है जो पॉलिसी काफी एडवांस्ड स्टेजेस में है। तो उस पॉलिसी को लेकर गवर्नमेंट ने बोला है कि गवर्नमेंट का प्लान है कि इस ऑलमोस्ट रेडी पॉलिसी को जल्द ही कैबिनेट के पास भेजा जाएगा फॉर इस अप्रूवल। इंडिया की डीप टेक पॉलिसी के एक ड्राफ्ट को 2023 में पब्लिक के लिए रिलीज किया गया था, जिस पर गवर्नमेंट को इंडस्ट्री से फीडबैक मिला है। उन फीडबैक को कंसीडर करके इंडिया ने इस पॉलिसी में चेंज किए हैं और वो चेंज्ड पॉलिसी ऑलमोस्ट रेडी है। अब जब भी इस पॉलिसी का कोई फाइनल वर्जन रिलीज होता है हम उसको जरूर कवर करेंगे। इसकी बाकी और डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है। इस न्यूज इवेंट से आप डीप टेक पॉलिसी के बारे में समझें और इसको अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर लें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है एक नई स्कीम की जिसको कैबिनेट ने अप्रूवल दी है। ये स्कीम रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस से और इस स्कीम का, इस प्रोग्राम का नाम है पृथ्वी प्रोग्राम, जो रिलेटेड है अर्थ ऑब्जर्वेशन से। इसकी मिनिस्ट्री, एज वी हैव सेड, है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो यूनियन कैबिनेट ने, एज वी हैव सेड, इस पृथ्वी प्रोग्राम, जिसका बजट है 4797 करोड़, उसको अप्रूवल दे दी है। इस पृथ्वी प्रोग्राम का एम है अर्थ के एटमॉस्फेयर, ओशन, जियोस्फीयर, क्रायोस्फीयर और सॉलिड पार्ट को ऑब्जर्व करना और उसको लेकर उसे डेटा को कलेक्ट करना और उस डेटा से फिर साइंटिफिक कंक्लूजन करना। फ्रेंड्स, ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है। इस प्रोग्राम में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के ऑलरेडी ऐसे एग्जिस्ट कर रहे 5 अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम्स को एक जगह पर कंपाइल कर दिया गया है, एक साथ उनको ग्रुप कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के ये प्रोग्राम रिलेटेड है वेदर प्रेडिक्शन से, क्लाइमेट चेंज से, पोलर और हाई सीज में एक्सप्लोरेशन से, ओशियनिक रिसोर्सेज की हार्नेसिंग से और सोसाइटल सर्विसेज से। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के एक मेजर प्रोग्राम डीप ओशन मिशन को भी इस पृथ्वी प्रोग्राम में ही इंक्लूड किया गया है। फ्रेंड्स, इस डीप ओशन मिशन से रिलेटेड प्रिलिमिनरी में एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, डीप ओशन मिशन की इंफॉर्मेशन डिटेल्स में नोट्स में प्रेजेंट है, आप वहां से इसके बारे में पढ़ लें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर से और इसका कॉन्टेक्स्ट है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट।
तो इजराइल, जिसके गाजा में अटैक्स पूरे जोरों शोरों से जारी हैं, उसने एक प्लान को प्रपोज किया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने वॉर खत्म होने के बाद प्रपोज किया है कि गाजा में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। इस प्लान की डिटेल्स की बात करते हैं। इजराइल ने बोला है कि हम हमास में इजराइल ने सीधे सीधे तरीके से बोला है कि हम गाजा में अटैक्स करते रहेंगे जब तक हमास पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाता। जब उनका ये गोल अचीव हो जाता है एंड द हमास इज कंप्लीटली डिसमेंटल्ड, उसके बाद क्या होगा? गाजा रीजन में और नई जूइश सेटलमेंट्स नहीं बनाए जाएंगे। ये वॉर जारी रहेगा जब तक हमास पूरे तरीके से डिसमेंटल नहीं होता, हम इसकी बात कर चुके हैं। और गाजा में गवर्नेंस के लिए पैलेस्टीन की सिविल कमिटीज इसकी जिम्मेदारी लेंगी, जिनको ये पावर दी जाएगी। मतलब गाजा में कोई नई जूइश सेटलमेंट नहीं होंगी, इजराइल इस रीजन को गवर्न नहीं करेगा। मतलब गाजा की गवर्नेंस होगी पैलेस्टीन के द्वारा, समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ लोकल गवर्नेंस। और इजराइल के इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग गाजा की एडमिनिस्ट्रेशन में हमास का कोई हाथ नहीं होगा। अब ये केवल एक प्रपोजल है, जिस प्रपोजल को इजराइल में भी पूरे तरीके से पास नहीं किया गया है। अब व्हाटएवर हैपेंस, वील फॉलो इट अप। फ्रेंड्स, ये आज का एडिटोरियल है। आज के एडिशन में केवल एक ही एडिटोरियल है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और अब हम उसको कवर करेंगे। ये एडिटोरियल रिलेटेड है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से। इसका कॉन्टेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किए गए एक सर्वे की रिपोर्ट। तो अब इस एडिशन की बात करते हैं। बाय द वे, उस रिपोर्ट को हमने कल के एडिशन में कवर किया था। आई होप आपको याद है। अगर आपको याद है तो इस एडिटोरियल से आपकी वो नॉलेज और स्ट्रांग हो जाएगी। सो लेट्स कंटिन्यू। तो इस पीस में बात की गई है कि प्रिवेंशन मेडिसिन में इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई बीमारी ना हो, उसको पहले ही प्रिवेंट कर दिया जाए। ये मेडिसिन में इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन एज अ फील्ड, मेडिकल फील्ड में ये इंपॉर्टेंट है, पर उस पर एक एक्सट्रीम फोकस हानिकारक हो सकता है। अब ये बात की गई है प्रोफिलाइटिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स को लेकर। प्रोफिलाइटिक क्या होता है, इसके बारे में हमने कल बात की थी, आज दोबारा से करते हैं। प्रोफिलाइटिक एक टर्म है जिसका मतलब होता है किसी चीज को होने से पहले। प्रोफिलाइटिक का मतलब होता है किसी चीज के होने से पहले उस पर एक्शन लेना कि वो चीज हो ही ना। मतलब अगर आपको पता है कि बारिश होने वाली है तो आप अपने दरवाजे बंद कर देंगे ताकि बारिश होने के बाद घर में पानी ना घुसे। आपका ये एक्शन प्रोफिलाइटिक है। कोविड के केस में भी प्रोफिलाइटिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया गया था कि जिसको कोविड नहीं है वो मेडिसिन ले ले ताकि कल को उस व्यक्ति को कोविड होने का खतरा काफी कम हो जाए। तो इस एडिटोरियल में बात की गई है प्रोफिलाइटिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स की। प्रोफिलाइटिक एक्शन काफी केसेस में इंपॉर्टेंट होता है और बेनिफिशियल होता है, पर एंटीबायोटिक्स ऐसी चीज है जिसमें प्रोफिलाइटिक यूज रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सर्वे डाटा के अकॉर्डिंग पता चला है कि इंडिया में 70% पेशेंट ऐसे हैं जिनको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए गए थे, और इन प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स में 50% एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जिनसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ने का काफी खतरा है। इन पेशेंट्स में से 55% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको एंटीबायोटिक दिया गया था एज अ प्रोफिलाइटिक, और इन 55% में से केवल 6% केसेस ऐसे थे जिसमें एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया हो और फिर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया हो। बाकी 94% ऐसे केसेस थे जिसमें द शॉट वाज टेकन इन द डार्क, मतलब बिना किसी बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर दिए गए थे, विच इज वेरी डेंजरस। अब बात की जाती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अकर्स व्हेन पैथोजेंस इवॉल्व रेजिस्टिंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। मतलब जिन बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, अगर वो प्रिस्क्रिप्शन ठीक नहीं है, उस केस में वो बैक्टीरिया मरता नहीं है पर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और कुछ केसेस में स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अकर्स। मतलब वो बैक्टीरिया इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक से भी उसका कुछ नहीं हो पाता। दिस इज कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और उस केस में अगर पेशेंट फ्यूचर में कभी इतना बीमार हो जाए कि उसको एंटीबायोटिक देना पड़े,
तो सभी एंटीबायोटिक्स उस पेशेंट्स के लिए फेल हो जाते हैं। फिर इस पीस में बात की जाती है कि ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज एग्जर्बेटेड बाय अनसाउंड मेडिकल एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस। मतलब गलत एंटीबायोटिक्स के साथ साथ इंडिया की एनिमल हस्बेंड्री के साथ भी एक प्रॉब्लम है। आप जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, हाई चांसेस हैं कि उन लाइव स्टॉक को जस्ट टू मेक श्योर कि वो अच्छे तरीके से दूध और बाकी और प्रोडक्ट्स देते रहें, उनको एंटीबायोटिक्स लगाए जाते हैं। और क्योंकि आप उन लाइव स्टॉक के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, उन प्रोडक्ट से भी आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने के रिस्क हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है इंडिया में 2019 में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से 12,70,000 डेथ हुई थी एक साल में, और ग्लोबली ये 39,50,000 डेथ्स थी। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट का रोल भी बहुत क्रूशियल है कि गवर्नमेंट इन ड्रग्स के यूज को रेगुलेट करे। मतलब फिलहाल जो अभी इंडिया में स्थिति है, अगर आप एज ए व्यक्ति या मैं जाकर किसी केमिस्ट स्टोर पर एंटीबायोटिक्स खरीदना चाहूं तो बिना प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किए मुझे वो एंटीबायोटिक्स मिल सकता है। इस परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का रोल क्रूशियल है, और ड्रग रेगुलेशन में भी गवर्नमेंट का रोल क्रूशियल है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में ऐसे चेंज करे कि शायद जिन एंटीबायोटिक्स की मार्केट में जरूरत है ही नहीं, उनकी एक्सेसिबिलिटी कम हो जाए। और पेशेंट्स को भी समझना चाहिए कि उनकी किसी दवाई को खाकर इमीडिएट रिलीफ पाने की चाहत गलत है। उस चाहत में लिमिटेशन है। हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई दवा खाएं और आपको तुरंत राहत मिल जाए। दिस इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। ये एडिटोरियल कंक्लूड किया जाता है ये बोलकर कि देयर इज अ नीड टू एस्टैब्लिश स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी सिस्टम्स फॉर एंटी माइक्रोबियल यूज एंड प्रमोट फंड रिसर्च फॉर न्यूअर एंटीबायोटिक्स। मतलब एंटीबायोटिक्स की एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल किया जाए और नए एंटीबायोटिक्स बनाए जाए, रिसर्च किए जाए नए एंटीबायोटिक्स पर रिसर्च की जाए और उनको बनाया जाए जिनके इस्तेमाल से ऐसा खतरा ना हो। फ्रेंड्स, इस पीस की बॉटम लाइन ये है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज अ मेजर थ्रेट, और क्योंकि गवर्नमेंट की ही इसको लेकर एक रिपोर्ट आई है, इस साल के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज अ मेजर टॉपिक। हो सकता है कि मेंस में या प्रिलिमिनरी में इस पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इन एनी केस ये एक इजी और सिंपल टॉपिक है। आई होप आप इसको समझ गए हैं। आप हमेशा इसको याद रखें। That's all for today, friends. See you tomorrow in the next edition. Have a nice day. Goodbye.